हेलो बच्चों, कैसे तुम सब? फर्स्ट क्लास एकदम। चलो तो बच्चों, हम लोग नीट 2022 के लिए फिजिक्स के लिए एक 100 डेज़ का क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। इस क्रैश कोर्स का आज है डे नंबर 6। अब तक हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस अपने क्रैश कोर्स का। और जो बच्चे भी जुड़े हैं अब तक, हालांकि अब तक तो बहुत कम बच्चों ने ही इस चीज़ को देखा है, तो जो बच्चे भी अब तक जुड़े हैं वो जानते होंगे अब तक हम लोग इन 5 लेक्चर्स में वेक्टर्स की बात किए, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तमाम चीज़ देखे हम लोग, कंपोनेंट की बात भी किए। और जो डे 5 था, डे 5 में हम लोगों ने वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को शुरू किया था, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके थे। और अब हमको बात करना है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इस पे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और क्या ट्रेंड रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का, और हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात करेंगे आज के अपने इस लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, फाइन बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर अब तक प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हो पाई है, जिन बच्चों की भी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार कुछ कमी रह गई है, हमको टाइम यूज़ नहीं कर पाए, थोड़ा सा लापरवाही हो गई, तो ठीक है, अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास बहुत समय है, 3-4 महीने बहुत है हमारे पास फिज़िक्स में एटलीस्ट 160 प्लस मार्क्स स्कोर करने की। हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटेजी होगा, क्या तरीका होगा, ये सारी बात हम लोग हर लेक्चर में करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो होगा कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। तुम कुछ भी करो, हमेशा तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको यार आज ये एक लेक्चर कंप्लीट करना है। हर दिन एक लेक्चर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन तुमको एक लेक्चर फिजिक्स के प्रोवाइड करूँ, और हो भी जाएगा वो। और तुमको भी उतनी ही शिद्दत के साथ उन लेक्चर्स को देखना होगा, नोट्स बनाने होंगे, प्रिपेयर करना होगा, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। बैकलॉग में चीज़ें कभी कभी चल जाए, फाइन, इट्स ओके। इंसान है, रोबोट नहीं है हम लोग कि मशीन की तरह हमेशा काम करेंगे। कभी कभी लाइफ है, 19-20 होता रहता है। बट अगर कभी बैकलॉग आ भी जाएगा तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम उसको क्लियर करें और इस टाइम के साथ, हर लेक्चर के साथ आगे बढ़ते चलें। ठीक है, चलो तो इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का डे नंबर 6, जिसका टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी 2 वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें 2 रिज़ल्ट मिलने की चांसेस होते हैं। पहला वो रिज़ल्ट जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट क्या मिले हमको, एक स्केलर। और दूसरा वो कंडीशन जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी हमको क्या मिल जाए, एक वेक्टर। ठीक है, तो हमने कहा था भैया इस बेसिस पर हम लोग जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। पहला, जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन खत्म हो जाए, क्वांटिटी स्केलर हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम लोग थॉरोली इसके पहले वाले क्लास में बात किए थे, उसके प्रॉपर्टीज़ को देखे थे और उस पर क्वेश्चंस देखे थे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के उस मल्टीप्लिकेशन की जहां 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता हो, रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो रिजल्ट हो उसमें भी डायरेक्शन हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ पर क्या यूज़ करते थे, एक छोटे से डॉट का यूज़ करते थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। फाइन, अगेन चलो मैं वही मान के चलूँगा कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं। मान लो एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है बच्चों मान लो B। हमेशा के साथ फिर वही बोलूँगा कि वेक्टर में हमें कुछ भी करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट, कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, कुछ भी तुमको 2 वेक्टरों के बीच फाइंड करना हो, वन थिंग विल बी वेरी वेरी नेसेसरी, और वो होगा उन वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो मान लो 2 वेक्टर्स A और B हैं और अगेन उनके बीच का एंगल हम लोग को दिया है थीटा। तो बच्चों 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, A क्रॉस B
इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर ध्यान से अगर देखो इस पूरे फॉर्मूले को, तो मॉड ऑफ ए स्केलर है, मॉड ऑफ बी वो भी स्केलर है, साइन थीटा तो स्केलर है, जस्ट रेशियो। तो ये जो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है वो तो अभी तक स्केलर है। और आपने कहा कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक नया वेक्टर मिलता है, ए क्रॉस बी करोगे तो जस्ट लाइक और नया वेक्टर सी तुम्हारे सामने एक अवतार लेके खड़ा हो जाएगा, नया वेक्टर सी। तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक वेक्टर होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हम लोग इस फॉर्मूले में ये जो हमारा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आया है, इसमें अब तक डायरेक्शन नहीं है। इसको तुम नया वेक्टर सी नहीं कह सकते हो जब तक कि इसमें हम एक डायरेक्शन ऐड करने वाला काम ना करें। और तुमको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी स्केलर को वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके लिए किसका यूज़ करते हो, अ यूनिट वेक्टर। तो हमने क्या किया बच्चों, इस स्केलर में एक यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एन कैप क्या करेगा, ये एन कैप इस स्केलर को डायरेक्शन दे देगा। और ये जो पूरा तुम देख रहे हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये बच्चों एक नया वेक्टर बन गया, नया वेक्टर सी। ठीक है, अब कहेंगे कि यार हाँ अब ठीक है, दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर का मैंने वेक्टर प्रोडक्ट निकाला और रिजल्ट क्या मिला, एक नया वेक्टर मिला सी। इस नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा, एक बात मैंने और भी कहा था, ये एन कैप जो है वो इसको डायरेक्शन देता है। वो हम लोग किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर में चेंज करना हो तो उसमें उठा करके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैंने एक बात और कहा था, किसी भी एरे गैरे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कि हाँ सर ने कहा है वेक्टर बनाओ और किसी को भी उठाओ लाके चिपका दो। ठीक है, वेक्टर बन जाएगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि भैया जिस स्केलर को तुम वेक्टर बनाना चाहते हो उसे दिशा देनी है। कौन सी दिशा देनी है भाई, दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ एक्स वाई क्या देनी है। तो जब तक हमको ये ना पता होगा कि भैया जिस स्केलर को आपने वेक्टर बनाना है वो किस डायरेक्शन में बनाना है, तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर का। तब बस तो हजारों यूनिट वेक्टर है, हर डायरेक्शन का अलग एक यूनिट वेक्टर होता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि ये जो वेक्टर सी है इसका डायरेक्शन होता क्या है, ये किस डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई यहाँ पे एन कैप के रूप में कर देना है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जब भी दो वेक्टरों को तुम मल्टीप्लाई करते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी करते हो, तो मैं तुमको एक बात यहाँ बताता हूँ कि जब भी तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो जाहिर सी बात है एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर सी होगा, नया वेक्टर सी होगा। और वो वेक्टर सी जो होता है बच्चों, वो उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसकी बात हम करेंगे बाद में, वो तुमको बता दिया कि जब भी दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो नया वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। परपेंडिकुलर दो कंडीशन हो सकती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों बना दिया। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा कैसे होता है बात करेंगे, अभी डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि भैया जो वेक्टर सी मिला है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको अगर वेक्टर बनाना है तो ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे यूनिट वेक्टर को उठाओ जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वेक्टर बनेगा उसको जो डायरेक्शन मिलेगा वो भी तो ए और बी के परपेंडिकुलर ही मिलेगा और बन जाएगा हमारा सी। तो कुल मिलाकर के यहाँ बात ये इतनी सी है बच्चों कि वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर
which has direction perpendicular to the plane of वेक्टर A एंड वेक्टर B। मैंने तुमको पहले ही कहा था किसी भी यूनिट वेक्टर का उठा के मल्टीप्लाई नहीं करना, बस कोई लिया और चिपका दिया, ऐसा नहीं है। देखना होगा कि किस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को तुमको लेना है। क्यों? हमको देखना होगा कि जो वेक्टर हमको बनाना है उसको डायरेक्शन क्या देनी है। तो जो हमको नया वेक्टर बनाना है C, उस C को एक ऐसा डायरेक्शन देना है जो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमने यहाँ पर n कैप एक ऐसा वेक्टर चुना जो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर था और चिपका दिया, बन गया वेक्टर C। ये जो ए बी साइन थीटा यहाँ तक देख रहे हो ये C का मैग्नीट्यूड है और जो n कैप देख रहे हो वो C को डायरेक्शन दे देगा, तो बन गया हमारा वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, सीधी भाषा में बात किया जाए तो दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, दो वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालने पर जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। जब भी कोई तुम दो वेक्टर लोगे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो नया वेक्टर मिलेगा वो हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन अब इसमें कहानी है। कहानी क्या है? रुको, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं कुछ पेन लेकर के आता हूँ और तुमको पेन के हेल्प से थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने का कि मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। लेट अस सी, जस्ट वेट फॉर few seconds। चलो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चों ये 3 पेन है, ठीक है। 3 पेन को मैं तुमको वेक्टर के हिसाब समझाता हूँ। चलो मेरे पास ये 2 वेक्टर है, एक ऑरेंज वेक्टर और एक लेट अस कॉल येलो वेक्टर। ऑरेंज को मान लो वेक्टर ए, येलो को मान लो वेक्टर बी। आई रिपीट, ऑरेंज वेक्टर ए है और येलो वेक्टर बी। मैं तुमको बताना क्या चाहता हूँ, मैं तुमको ए क्रॉस बी का एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताना चाहता हूँ। ये चीज़ का मतलब तुमको सिखाना कि एक्चुअली है क्या है। सुनो, तो मेरे पास 2 वेक्टर है, मान लो ए और बी। ऑरेंज वाला वेक्टर ए है, येलो वाला वेक्टर बी है और ये इनके बीच एंगल क्या है बच्चों? थीटा। क्लियर है? तो वेक्टर ए वेक्टर बी एंगल्स थीटा। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो हमने कहा कि इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया वेक्टर C मिलेगा। यही नया वेक्टर C है। ये जो C है, इस C का डायरेक्शन हमने कहा कि A और B के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, लाइक दैट। ये जो वेक्टर C है ये A और B के परपेंडिकुलर है। अब इसमें परपेंडिकुलर में तो कुछ 2 केस हो सकता है, या तो ए और बी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो सकता है, या तो ए और बी के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी तो हो सकता है। ये भी तो केस बनता है। तो जब भी मैं कहूँगा कि जो वेक्टर सी है ये ब्लैक वाला, ये ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जब भी मैं ऐसा कहूँगा तो 2 कंडीशन बनेगी। या तो ये सी इस तरह होगा, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, या ये सी इस तरफ होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो 2 कंडीशन बनती है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ए क्रॉस बी ये भी हो सकता है, ए क्रॉस बी ये भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे सर? दोनों तो होगा नहीं, वेक्टर का तो फिक्स डायरेक्शन होता है। अगर कोई वेक्टर सी मिल रहा है बच्चों तो सी का 2 डायरेक्शन तो होगा नहीं, या तो सी ये वाला होगा या तो सी ये वाला होगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पता करेंगे सर कौन वाला सी, कौन वाला परपेंडिकुलर? ठीक है, कैसे पता करेंगे? ऐसा तो कोई सी है, ये सी मान लो, ये सी जो हमको मिला परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा। इसकी वैल्यू हो गई ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड सी का। ठीक है,
मैग्नीट्यूड में दिक्कत नहीं है, वो तो क्लियर है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का मैग्नीट्यूड लिया एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन में झोल फंसा है, डायरेक्शन में झोल फंसा है। क्या झोल फंसा है कि सर ये ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, आपने कह दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में तो दो केसेस बनेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बच्चों एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल, कर्ल रूल भी इसको कहते हैं। क्या है अभी तुमको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। चलो फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड का इशू नहीं है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इज फाइन। डायरेक्शन में झोल फंसा है कि ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। होता क्या है, अपने हाथ को ले लो, ऐसे राइट हैंड ले लो, ठीक है। अच्छा याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, कि ए क्रॉस बी निकाल लो कि बी क्रॉस ए निकाल लो, बहुत मैटर करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमसे ए क्रॉस बी पूछा गया है या बी क्रॉस ए पूछा गया है। चलो हम तुमको दोनों का डायरेक्शन बताएंगे। पहले ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो हमने हाथ को ले लिया, अपने परपेंडिकुलर राइट हैंड को ले लिया। इस राइट हैंड में क्या करना है, थंब को बेटा रखना है परपेंडिकुलर और चारों फिंगर को एक साथ, ऐसे नहीं, चारों फिंगर एक साथ और अंगूठा परपेंडिकुलर, ठीक है। और तुमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो अपने हाथ को ए के ऊपर ला करके रख दो, ठीक है। ए कौन था? ऑरेंज वाला था, रख दिया, ठीक है। अब ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी, तो जहाँ जो से जो क्रॉस करना हो हाथ को वहाँ से वहाँ मोड़ो। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो हाथ को कर्ल, कर्ल मतलब मोड़ना, अपने हाथ को कर्ल करो। ये पूरा हाथ नहीं मोड़ना है, सिर्फ फिंगर को कर्ल करो, फिर से फिंगर कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो ए से बी, ए से बी, ए से देखो मोड़ रहा हूँ, ए से बी, ए से बी मोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ए से बी में क्यों मोड़ रहा हूँ? क्योंकि हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो से जो क्रॉस करना होगा वो से वो मोड़ोगे। तो ए क्रॉस बी निकालना था तो मैंने हाथ को ए से बी की तरफ मोड़ा और अंगूठे को देखा तो अंगूठा देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया बच्चों? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब निकालते हैं, चलो बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस से निकालोगे तो हाथ को कहाँ रखोगे? बी के ऊपर रखोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना था तो हाथ को ए के ऊपर रखा, बी क्रॉस से निकालना है हाथ को बी के ऊपर रखोगे, ठीक है। और बी क्रॉस ए में हाथ को मोड़ोगे बी से ए की तरफ, बी से ए। अब बी से ए ऐसे उल्टा तो हाथ मोड़ेगा नहीं, ठीक है, नहीं मुड़ सकता, मुश्किल है, मोड़ कर देखना मुश्किल है। तो हाथ को ऐसे कर लिया जाए और फिर मुझको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बी से ए की तरफ मैं कर्ल किया, तो बी से ए की तरफ मैं कर्ल किया, येलो से ऑरेंज की तरफ कर्ल किया, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। तो बी क्रॉस ए क्या हो गया? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो सी का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करेंगे कि सी ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो ए क्रॉस बी करने पर जो हमको सी मिला था, अगर ये ए है ये बी है तो सी होगा बच्चों ऊपर की तरफ, यही तुम्हारा ए क्रॉस बी है। और नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए। अच्छा एक बात और, यहाँ से एक बात और क्लियर हुआ कि सर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर है, अगर ऑर्डर बदल दिया जाए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, अगर ए क्रॉस बी ईस्ट में जाएगा तो बी क्रॉस ए वेस्ट में जाएगा, अगर ए क्रॉस बी नॉर्थ में जाएगा तो बी क्रॉस ए साउथ में जाएगा। तो हमेशा ऑर्डर बदलने पर डायरेक्शन बदल जाएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो समझ कैसे फाइंड करेंगे? हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हाथ को कर्ल करोगे एक्स से वाई की तरफ और अंगूठे का डायरेक्शन देख लो। अगर तुमको निकालना है दो वेक्टर पी और क्यू, पी क्रॉस क्यू निकालना है तो हाथ को पी से क्यू की तरफ मोड़ो और देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, जहाँ अंगूठा जाएगा वही पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन होगा। तो फिर बता दूँ, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, मुझको ए क्रॉस बी निकालना था। मैंने क्या किया, हाथ को कर्ल किया ए से बी की तरफ, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, तो अंगूठा कहाँ गया? ऊपर, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब मुझको निकालना है बी क्रॉस ए, तो मैंने हाथ को रखा बी पर और यूँ उल्टा करके मोड़ा, सीधा नहीं मोड़ सकता ऐसे, ऐसे मैंने मोड़ा बी से ए की तरफ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो सी है वो जो सी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में कहाँ जाएगा, हम लोग पता कर सकते हैं इस राइट हैंड
कर्ल रूल से या राइट हैंड पाम रूल से पता कर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर मैं इसको ऊपर वाले को A क्रॉस B बोलूँ तो नीचे वाले को क्या बोलना होगा बच्चों, B क्रॉस A, ठीक है। और A क्रॉस B, B क्रॉस A की ऑफकोर्स वैल्यू बराबर होगी, बस फ़र्क उनके डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये किया जाए कि दो वेक्टर का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो एक रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका डायरेक्शन A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर A क्रॉस B किया, एक वेक्टर C, यही वेक्टर C है, यही वेक्टर C है जो A और B के प्लेन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जो C है, यही C एक वेक्टर है जो A और B के परपेंडिकुलर है। अगर B क्रॉस A किया तो एक दूसरा वेक्टर मिलेगा, इसको मैं माइनस C बोल दे रहा हूँ। तो माइनस C का डायरेक्शन क्या होगा, A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो B क्रॉस A इधर की तरफ, A क्रॉस B ऊपर की तरफ। क्लियर है अब? तो जब भी दो वेक्टर को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक नया वेक्टर C मिलेगा जिसका डायरेक्शन हमेशा A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगी, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। इसीलिए हमें इस C को, अब देखो जब तक मैं यहाँ पर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अब बताओ क्या ये वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। इतना हिस्सा तो केवल मैग्नीट्यूड शो कर रहा है सर, डायरेक्शन कहाँ से आएगा उसमें? तो डायरेक्शन लाने के लिए मैंने उसमें एक एन कैप से मल्टीप्लाई किया। और कौन सा एन कैप? ऐसा भी कोई भी एन कैप नहीं जिसका डायरेक्शन A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वैसा एन कैप। तो मैंने यहाँ पे जिस एन कैप से मल्टीप्लाई किया है वो नेसेसरली A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तब जा कर के हमारा बात पूरा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात समझ में आ गया हो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर C मिलता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, फाइन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिया जाए बच्चों। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ की बात किए थे, उसकी बात कर लिया जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे के मान लो पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल भी कह सकते हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो, ये हो गया पैरेलल, या फिर मान लो एंटी पैरेलल है, ऐसे है। दोनों में ये बात होल्ड करेगी। अगर ये केस है तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर ये केस है तो दो वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा बच्चों, 180 बनेगा। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, जो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा के हिसाब से बच्चों साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, विल बी 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जैसे तुमको मैंने बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट बी, वो कॉम्यूटेटिव होता है। अगर A डॉट बी को हम B डॉट A लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो देख लो क्या हाल है, A क्रॉस B ऊपर गया तो B क्रॉस से नीचे। हाँ, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर A क्रॉस B 100 है तो B क्रॉस A भी 100 रहेगा, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। A क्रॉस B ऊपर तो B क्रॉस से नीचे। तो ऑर्डर बदलने पर यहाँ पर पे चीज़ें बदलेंगी, एटलीस्ट डायरेक्शन तो पक्का बदलेगा। ठीक है, तो वी कैन नॉट से A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। वी कैन नॉट से, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा डॉट में चल सकता है, क्रॉस में नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे ये चलता है बच्चों कि ऑर्डर बदलने पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, तो डायरेक्शन को रिवर्स दिखाने के लिए हम क्या दिखेंगे, माइनस बी क्रॉस ए लिख देंगे। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए।
क्लियर है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे चला जाए। तो थर्ड प्रॉपर्टी है जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऑफ कोर्स वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर का एंगल कितना बनेगा, 0। अगर ये वेक्टर है अलोंग z एक्सिस तो ये वेक्टर भी अलोंग z एक्सिस ही तो होगा, वो भी तो ए ही है और सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल 0 होगा। एंगल 0 होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड ए क्रॉस ए विल बी 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर। तो डॉट करोगे तो ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर, क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस ए विल बी 0। फाइन, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे चला जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलोंग, जो हम लोग एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस और मान लो ये वाई एक्सिस और मान लो ये जेड एक्सिस है, तो इनके एक्सिस के अलोंग जो हम लोग बच्चों वेक्टर्स लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मैं कहने का मतलब ये होता है कि भाई हर दो के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 होगा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, देखो अगर मैं सेम को ले लूँ, सेम ले लूँ आई क्रॉस, अगर मैं सेम वेक्टर को ले लूँ जैसे आई क्रॉस आई ले लूँ, ठीक है, तो आई क्रॉस आई ऊपर वाले के जैसा होगा, सेल्फ प्रोडक्ट है, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके लॉन्ग भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर तुमसे पूछोगे सर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, सर 0 डिग्री होगा। ये भी एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में ही तो है और 0 डिग्री होगा तो हो गया पैरेलल और हो गया 0। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूँ कि जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, क्लियर है। जबकि डॉट में क्या होता था 1, तो समझो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। तो सेम वेक्टर होंगे तो डॉट करने पर 1, क्रॉस करने पर 0। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई करो, चाहे जे क्रॉस जे करो, चाहे के क्रॉस के करो, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब डिफरेंट वेक्टर्स ले लिया जाए, तो डिफरेंट वेक्टर्स ले लिया जाए, सेम तो ले लिया आपने, आई क्रॉस जे करके बताइए, आई क्रॉस के जे क्रॉस के कैसे निकालेंगे, तो इसके बहुत मेथड्स हैं। ठीक है, हमको इसको अप्लाई करना है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, आई कैप जे कैप के कैप का, उसकी बात कर लेते हैं। चलो, तो मान लिया कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक लूप में दिखाता हूँ। ये मान लो बच्चों ये आई कैप है और ये जे कैप है और ये है तुम्हारा के कैप। ठीक है, इनको एक लूप के फॉर्म में तुमको दिखाता हूँ मैं। चलो, अब इस लूप से मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे सर, सुनो। इस लूप से होगा क्या, किन्हीं भी 2 का मल्टीप्लाई करना तो उसका मल्टीप्लिकेशन उससे आगे वाला होता है, नेक्स्ट वाला होता है। ठीक है, और एरो हमेशा आई से जे, जे से के और के से आई, एरो का डायरेक्शन ये होना चाहिए। जैसे अब मैं आई क्रॉस जे किया तो इज इक्वल टू के, अगला वाला। मैं जे क्रॉस के किया इज इक्वल टू आई, मतलब अगला वाला। के क्रॉस आई किया, मुझे क्या मिला, जे, मतलब नेक्स्ट वाला। तो हर 2 का मल्टीप्लिकेशन अगला वाला होगा, एरो के लॉन्ग। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो आई क्रॉस जे करूँगा तो नेक्स्ट क्या है, के, दैट विल बी के। ठीक है, अगर मैं जे क्रॉस के करता हूँ, अगर मैं जे क्रॉस के करता हूँ तो जे क्रॉस के किया तो अगला पे क्या है, आई है, इज इक्वल टू आई कैप हो जाएगा। अगर मैं के क्रॉस आई करता हूँ, के क्रॉस आई करता हूँ तो के क्रॉस आई के बाद अगला कौन है, जे, तो ये जे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस लूप को यूज़ करके क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं इसको फाइंड करने के, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट तुमको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि हमारा जल्दी बस काम हो जाए, गलती ना होने पाए। इससे गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा तुम्हारा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और एरो के उल्टा जगह तो माइनस कर देना। जैसे
जे क्रॉस आई एरो के उल्टा जा रहा हो माइनस के, आई क्रॉस के एरो के उल्टा जा रहा हो माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, ऐसे भी देख रहा हूँ अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है तो ऑर्डर बदलने पर नेगेटिव हो जाता है। देख लो, ऑर्डर बदलने पर नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के याद कर लिए हो तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्या याद करोगे क्या? इट इज़ अंडरस्टूड कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के होगा। ऑर्डर चेंज कर दिया, नेगेटिव हो जाएगा। अगर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई हो जाएगा। अगर के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज होगा तो नेगेटिव कर देना, बाकी इस चीज़ को याद कर लो लूप को। ठीक है, तो ये था तुम्हारा अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एन कैप का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जल्दी डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा वो होगा सिंपल दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अगर दो वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया है तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि हो सकता तो में से बहुत बच्चों को आता भी होगा, बट हमको पहले सीखना होगा कि भाई अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वही निकालने को एग्जाम में आ जाएगा, बट हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ हमको ए क्रॉस बी निकालने आना चाहिए। तो हो सकता है कुछ बच्चों को ए क्रॉस बी शायद निकालने नहीं आता होगा अगर वेक्टर्स को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा जाए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका हम लोग जो यूज़ करते हैं दो वेक्टर को वो तुमको बताता हूँ, जो डिटर्मिनेंट मेथड का हम यूज़ करते हैं इसमें। और इस मेथड को यूज़ करके दो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। फिर इस पर जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी बात हम करेंगे। अब पता चला हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें उसमें ए क्रॉस बी पूछा नहीं है मगर ए क्रॉस बी की ज़रूरत हमको पड़ रही है। हमें क्वेश्चन आता है मगर ए क्रॉस बी निकालने नहीं आ रहा है हमको। क्वेश्चन मुझको आ रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है कैसे करना है फाइन, मगर ए क्रॉस बी कैसे निकाले ये नहीं पता। तो पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, क्या इसका तरीका है, क्या इसका मेथड, इसकी बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने जानबूझ करके एक छोटा सा क्वेश्चन लिया सबसे पहले कि पहले ए क्रॉस बी बताओ ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं। तो चलो दो वेक्टर मेरे पास दिए हैं और हमसे पूछा इनका भैया ए क्रॉस बी निकाल के बताओ। ए डॉट बी तो बहुत आसान है, आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ करके निकाल दिया। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी के लिए बहुत मेथड है। यहाँ पर भी जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो होगा आसान सा छोटा सा मेथड जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। अब ये डिटरमिनेंट मेथड क्या है और इसको देख लिया जाए। फाइन, हमें बच्चों निकालना है ए क्रॉस बी। हम तुमको पहले ही बताया, दिखा भी दिया सब कुछ तुमको कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अब इनका क्रॉस में क्या है, ए क्रॉस बी की बी क्रॉस से बताना पड़ेगा ना। डॉट थोड़ी कि बोल दिया इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो कि ए डॉट बी डॉट ए सब कुछ सेम है। तो यहाँ बोलना पड़ेगा क्रॉस मतलब क्या, ए क्रॉस बी की बी क्रॉस से, दोनों अलग अलग होते हैं। तो लिख दिया उसने ए क्रॉस बी। तो इसमें करना क्या होगा, पहले हम बेटा दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर उसी ऑर्डर में आई कैप जे कैप और के कैप, ऑर्डर हमेशा यही चलेगा आई जे के। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ऊपर ए और नीचे फिर बी। अगर बी क्रॉस से निकालना होगा तो बी ए, बी ऊपर ए नीचे। अब यहाँ पर ए, अब ए का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। जैसे तो आई को अब एक ए की बात हो रही तो ए पे आ जाओ। ए में आई कोफिशिएंट कितना है 1, जे कोफिशिएंट कितना है 3, के कोफिशिएंट कितना है -2। क्लियर है, साइन के साथ लिखेंगे। अब बी पे आ जाओ। ए क्रॉस बी है तो हमेशा ए ऊपर रहेगा बी नीचे, अगर बी क्रॉस से है तो बी ऊपर ए नीचे, ऐसा चलेगा। ठीक है, चलो हमें अब बी के साथ आप सामने आते हैं। तो बी के सामने बी कोफिशिएंट, आई कोफिशिएंट कितना है, बी के लिए आई कोफिशिएंट कितना है 3,
जे कोफिशिएंट कितना है सर 2, के कोफिशिएंट कितना है 1, इतना कम कर लिया। आई के सामने ए के सामने ए कोफिशिएंट, बी के सामने बी कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ एक बात और देखना, आई कैप हमेशा प्लस चलेगा, जे कैप हमेशा माइनस और के हमेशा प्लस, ये ऑर्डर चलता है प्लस माइनस प्लस। इसको बोलते हैं बच्चों कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इसको बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो कॉलम और रो में ये पूरा डिवाइड होता है डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, हमें ए क्रॉस बी निकालना था, तो ए क्रॉस बी मैं निकालने जा रहा हूँ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, पहले आई कैप को लिख लिया, आई कैप को लिख लिया। अब आई कैप को जब लिख लोगे तो आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो इसको छोड़ देना, जिस एलिमेंट को लोगे उसका कॉलम और उसका रो छोड़ दो। तो आई कैप को लिया तो आई का कॉलम आई का रो छोड़ दिया, तो बचा क्या, 1 2 3 4 लोग बच गए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 इंटू 1 दिस इंटू दिस, और बीच में माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 3 इंटू 1 किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, और माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू -2 -4, इस तरह से चलेंगे। अब ये दो माइनस कहाँ से आ गया, ये जो अंदर वाला माइनस है वो तो 2 इंटू -2 को करने पर आया है, और जो बाहर वाला माइनस है वो तो मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करते हैं। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2 -4, क्लियर है। अब आते हैं जे के ऊपर, तो जे के साथ क्या चलता है बच्चों माइनस, तो जे के साथ लगा दिया मैंने माइनस, हमेशा जे के साथ माइनस चलेगा। अब जे को ले लिया तो जे वाला कॉलम और जे वाला रो इसको छोड़ दो, जो एलिमेंट लोगे उसका कॉलम उसका रो छोड़ दो, तो ये छूट गया ये छूट गया, तो ये 2 और ये 2 बच गए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा बच्चों -6, ठीक है। तो जे को लिया तो जे वाला रो जे वाला कॉलम हट गया, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 -6। के को लो, अब तो के साथ हमेशा क्या चलेगा बच्चों प्लस, के के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, बाकी दोनों के साथ प्लस। अब के को लोगे तो के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ दो, तो के वाला कॉलम के वाला रो छोड़ दिया। अब कौन कौन बच गया, 1 2 3 4 बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 3 9, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 7 आई कैप और 1 + 6 और बाहर माइनस है, तो 7 जे कैप, और वो कितना हो जाएगा बच्चों -7 के कैप, सब में 7 ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 7 कॉमन भी निकाल सकते हो ना, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। आसान सा मेथड था, समझ गए हो। ऑब्वियसली किसी एग्जाम में सिर्फ क्रॉस निकालने को नहीं आएगा कि 2 वेक्टर दिया है ए, एक वेक्टर है बी, इनका क्रॉस निकालो, ऑफ कोर्स इतना नहीं आएगा, मगर जो आएगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना उसको पहले सीख लें, फिर क्वेश्चन करेंगे आगे। तो डू इट फास्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्विक। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहे हैं और इसमें हमको क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, अच्छी बात है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि हमको जो फाइंड करना है वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ देखनी है। पहली बात तो जो वेक्टर फाइंड करना है वो यूनिट होना चाहिए। दूसरी बात ये देखनी है कि वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, कोई भी फाइंड मत कर देना, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें मान लो दो वेक्टर दिया है ए और बी, और कह रहा है कि इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। हमने कहा कि यार इनके परपेंडिकुलर तो जो एक वेक्टर सी होता है वो सी तो ए क्रॉस बी करने पर मिल जाता है। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि यार हमको एक वेक्टर इनके परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो ए क्रॉस बी कर दिया तो सी हमको मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि वो सी यूनिट वेक्टर तो होगा नहीं। ऑफ कोर्स ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कंडीशन तो मैच कर जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर तो नहीं होगा। कैसे करेंगे सर? तो क्या दिक्कत है, अगर सी निकल गया है तो सी को यूनिट वेक्टर बना लिया जाएगा। कैसे बनाते हैं? तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर में उसके मॉड से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, जो हम सबको अच्छे से पता है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ए क्रॉस बी करके सी निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उस सी को क्या बना लेंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ए और बी के परपेंडिकुलर और यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया जाए, और ए क्रॉस बी फाइंड करने का वही डिटरमिनेंट वाला तरीका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट तरीके से यहाँ लिख दिया आई कैप, ये हो गया बच्चों जे कैप, और आई कैप ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप। हमें यहाँ वेक्टर ए लिख दिया और यहाँ वेक्टर बी लिख दिया। ए क्रॉस बी निकाला है, ए और बी के ऑर्डर की बात करते हैं। ए की कोफिशिएंट कितना, आई में 1, जे में कितना है 2, के में कितना है बच्चों -1, बी में कितना है आई 1, जे कितना है 2, के कितना है 2, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जरा निकालते हैं सी, और सी है क्या सर, सी तो ए क्रॉस बी है, निकाल लीजिए। चलो तो पहले क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं। तो आई को लिखा तो आई वाला रो आई वाला कॉलम छोड़ दिया, ऐसे ही करते हैं ना। 2 2 जा 4, -2 × -1 -2 आएगा सर, अच्छी बात है। जे के साथ क्या चलता है बच्चों, जे के साथ हमेशा माइनस चलता है। तो जे को लिया तो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म। 2 1 जा 2 एंड -1 × -1 दैट इज -1। क्लियर है ना? अच्छे समझ लो कैसे लिया गया, फिर देख लो इसको क्लियर नहीं है। तो जे को लिया तो जे वाला रो जे वाला कॉलम छोड़ दिया। 2 1 जा 2 -1 × -1 के के साथ क्या चलेगा बच्चों, प्लस। तो के को लिखा और ये लगा दिया ब्रैकेट। तो के को लिया तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 2 1 जा 2 -1 2 जा 2। क्लियर है? तो वेक्टर सी जो हमको मिला वो क्या मिला बच्चों, 6i कैप, अच्छी बात है। और वो कितना हो जाएगा, माइनस, ये जे था ना, माइनस जे में 2 लिख दिया गलती से, माइनस जे था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3j, और वो कितना हो जाएगा सर, वो तो 0 हो गया। तो सी आ गया तुम्हारा 6i कैप -3j कैप। मगर ये आंसर नहीं है, अभी तो ये केवल ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी तो हमको इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। देयरफॉर सी कैप इज 6i कैप -3j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 45। तो 6i कैप -3j कैप स्क्वायर रूट ऑफ 45। अब 45 को मैं बोल सकता हूँ 3√5 बोल सकता हूँ। देयरफॉर सी कैप इज इक्वल टू 6i कैप -3j कैप डिवाइडेड बाई 45 को बोल सकते हो 3√5। तो 3 से इसको छोटा भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2i कैप -j कैप बाई √5। यही तुम्हारा आंसर होगा। यही एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ एक यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको ए क्रॉस बी का देखो यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो कुछ बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी जो आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों एक क्वेश्चन हमको दिया है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है सबको पता है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं ये भी हमको पता है। तो एक पैरेललोग्राम के हमें दो एडजेसेंट साइड्स दिए बेटा, कुछ ऐसे वेक्टर के फॉर्म में दिया है, इनके साइड्स को वेक्टर फॉर्म तुमको दे दिया है। और कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमको पता हो तो क्या हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या उसके एरिया को फाइंड करने के लिए हमें बस कुछ फॉर्मूला है और देखते हैं। अगर मान लो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमको दिए हैं तो हम करेंगे क्या, पहले मान लो अगर मैं इसको कंप्लीट करके एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनाना चाहूँ, बना दिया पैरेललोग्राम मैंने, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा सर, क्या कोई फॉर्मूला होता है इसका। तो बिल्कुल फॉर्मूला होता है, ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ही कह सकते हो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, जहाँ पर ए और बी उसके एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का हमें दो एडजेसेंट साइड्स पता है तो उसका हम एरिया इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इट इज मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो लेट अस फाउंड पहले ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया मैंने, ठीक है। और ए क्रॉस बी निकालने का वही तरीका होगा, जाना पहचाना तरीका, डिटर्मिनेंट वाला। तो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी। तो ए का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 -3 और 2। बी में कोफिशिएंट कितना है, 2 3 और -1, ठीक है। अब मैं जरा इनका ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही तरीका अप्लाई करोगे, आई कैप लिखा, आई कैप वाला रो खत्म, आई कैप वाला कॉलम खत्म। -1 इंटू -3 किया तो कितना हो जाएगा, 3 -3 2 जा 6। जे के साथ क्या चलता है, माइनस, तो जे को लिया तो रो खत्म कॉलम खत्म। -1 इंटू 1 -1, -2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। और के के साथ क्या चलेगा, प्लस, के साथ चलेगा प्लस भैया। तो ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म। 3 इंटू 1 3 -2 इंटू -3 -6, खत्म, हो गया तुम्हारा काम। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 3 -6 किया तो -3 आई कैप, उधर कितना आ गया, बाहर निगेटिव है तो +5 जे कैप, वो कितना हो जाएगा सर, +++9 के कैप। तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। मगर तुमको निकालना बच्चों एरिया, तो एरिया क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मॉड पर निकालने पता है ना, x² प्लस y² प्लस z² 81, ठीक है। तो 81 + 9 कितना हो गया, 90। 90 + 25 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 115, वो भी स्क्वायर रूट में। एरिया है तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर उसके दो एडजेसेंट साइड्स हमको वेक्टर के फॉर्म में दे दो, ठीक है। डू इट फास्ट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं जहाँ पे हमको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा। तो ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने में क्रॉस प्रोडक्ट का कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, यही सब इसके एप्लीकेशन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं और हमको इसको समझना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, वो बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड्स तुमको दिए हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीसरे साइड के बारे में नहीं पता, मगर इस ट्राइंगल के दो साइड्स बच्चों वो भी वेक्टर के फॉर्म में तुमको दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है। वेक्टर के तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे सर। तो बच्चों किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है अगर उसके दो साइड्स पता हो वेक्टर फॉर्म में, तो ट्राइंगल का एरिया होता है बच्चों 1/2 ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस
बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो साइड्स का और 1/2 कर दो, वही उनका एरिया होगा। जैसे अब ए क्रॉस बी, अब तो समझ गया होगा ए क्रॉस बी, मैं बार बार निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो समझ जाए कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया। अब ए को लिखा जाए तो आई के नीचे 1 1, के के नीचे -1, वहाँ कितना हो बच्चा 2 होगा 1 और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है। अच्छा, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, तो ए क्रॉस बी वही तरीका अप्लाई कर दो। पहले आई लिखोगे, आई के साथ क्या चलता है हमेशा प्लस, तो आई वाला रो, आई वाला कॉलम ख़त्म, -1 × 1 -1, बीच में माइनस, तो 1 × -1 जे के साथ हमें क्या चलेगा प्लस, तो जे वाला कॉलम छोड़ दो, जे वाला रो छोड़ दो, -1 × 1 -1 -2 × -1 -2। ठीक है। और के को लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस के, और के को लिया तो के वाला रो ख़त्म, के वाला कॉलम ख़त्म, 1 × 1 is 1 -2 × 1 is 2। फाइन। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया तुम्हारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा प्लस, और +1 -1 तो 0 हो जाएगा, और 1 और +2, तो और ये 1 + 2, अच्छे से देख लो बहुत ढेर सारा माइनस है ना, 1 2 3 4 माइनस आ गया, तो 1 माइनस कितना हो गया प्लस, तो +2 -1 कितना आएगा +1, और चूँकि बाहर माइनस भी है तो कितना हो जाएगा बच्चों ये -j। ठीक है। और उधर कितना आएगा 1 -2 करोगे तो कितना आएगा -k। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया -j -k। देयरफॉर मॉड ए क्रॉस बी अगर निकालना हुआ तो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √1 + 1 कितना हो जाएगा √2। ठीक है। देयरफॉर एरिया अगर निकालना हुआ तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज 1/2 √2 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके किसी ट्रायंगल का एरिया, अगर उसके 2 साइड्स हमको पता हो तो। ठीक है। जल्दी कर लो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज मैं डे 6 का क्लास यहाँ पे स्टॉप करूँगा और उम्मीद करता हूँ तुमको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, बी क्रॉस ए का क्या मतलब है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में हमें दिए हैं तो। ठीक है। तो आज मैं क्लास का स्टॉप करूंगा और मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करके हम लोग इसके जो नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लिया जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे हम लोग, एक प्लान्ड वे में चलेंगे और बहुत बढ़िया अचीव करेंगे। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए, इस बात का हमको पक्का विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं इस क्लास में और तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो जहाँ भी हो और अच्छा काम करो और क्या। ठीक है। थैंक यू सो मच।